हेलो दोस्तों, दिस इज मी समझ। आज एक और नया वीडियो जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। ठीक है यार, हर बार की तरह इस वीडियो में भी देखो कॉन्सेप्ट तो हम देखेंगे और वास्ट नीड के 25 सालों को जितने भी क्वेश्चन वो भी हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी के बेहतरीन वीडियो शुरू। हाँ तो दोस्तों, देखो यार, अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और शुरू करने जा रहे हैं इस बेहतरीन वीडियो को। ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है हमारा, इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेल्स की। ठीक है। देखो, दो तरह की सेल होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है? एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, और एक हुई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलती है। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करती है? केमिकल एनर्जी को क्या केमिकल एनर्जी को किसमें बदलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन सी होती है ये सेल? गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, है ना, और वोल्टिक सेल। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब यार हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डैनियल सेल की। तो यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यार एक बार बात कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है। देखो, यहाँ क्या है, ZnSO4 भरा हुआ है और यहाँ रोड लगी हुई है जिंक की। ठीक है। यहाँ कॉपर सल्फेट भरा हुआ है और यहाँ रोड लगी है कॉपर की। ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, ये जिंक है, जिंक सॉलिड, यानी जो रोड है ना, यहाँ जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में। ठीक है। जो यह क्या है, सॉल्यूशन में जा रहा है। क्या साहब? ये जो जिंक है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, जो यहाँ सॉल्यूशन में जा रहा है, यानी रोड पतली हो जा रही है। ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रह जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है साहब, जो सॉल्यूशन में कॉपर+2 है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे ये। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बना लेगा कॉपर। ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ जमा हो जाएंगे, यानी इसकी मोटाई तो बढ़ती जा रही है। ठीक है। ये नीचे क्या है, यहाँ कॉपर बढ़ता जा रहा है और यहाँ जिंक है कि रोड कम होती जा रही है। ठीक है। नहीं, देखो यहाँ तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। जिंक है, जिंक+2 में बदल रहा है और यहाँ क्या, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। देखो एक बार वापस हुआ क्या, ये देखो यार, यहाँ सॉल्यूशन है ZnSO4 का, यहाँ है कॉपर सल्फेट का, यहाँ जिंक की रोड है, कॉपर की रोड है। ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, जिंक है कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में। ठीक है। ये सॉल्यूशन में जा रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन रह गए। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर+2 है, वो दो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके बना रहा है कॉपर कॉपर सॉलिड। क्योंकि जो कॉपर की रोड है इसकी यहाँ आके जमा हो गया, यानी देखो जिंक की रोड है वो तो पतली होती जा रही है, क्योंकि कॉपर की रोड थोड़ी मोटी होती जा रही है। ठीक है। अब देखो यार, यहाँ एक क्या है, एक यूट्यूब भी लगाते हैं, यूट्यूब, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। देखो यार, इसका मेन काम क्या है सॉल्ट ब्रिज का, ये क्या कर रहा है, पूरा सर्किट है इसको कंप्लीट कर रहा है। ये जो सर्किट है इसको कंप्लीट कर रहा है कौन? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। देखो मैं यार एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करेंगे, तो देखो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है। ये है एनोड। ठीक है। और ये है कैथोड। ठीक है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है। तो देखो ये एनोड है, एनोड से कहाँ जा रहे हैं, कैथोड पे। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, एनोड से कैथोड पे। ठीक है। और देखो, ध्यान से सुनना, देखो जो यार इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन उसकी उल्टी होती है। तो देखो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कैथोड से एनोड। ठीक है। तो यार ये लिखा हुआ है, देखो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट साइड, या कह दो एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट की कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है। अब देखिए यार, सोल्ट ब्रिज की हम बात कर ही चुके हैं, है ना, कंप्लीट करता है इनर सर्किट को। ठीक है। एनोड कैथोड है, उसको सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखता है। ठीक है। जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। ठीक है। ये इसमें क्या क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, है ना, और ये जिलेटिन अगार वगैरह, ये काम के नहीं है यार, एक बार चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक डैनियल सेल की एक बार बात तो कर ली है। एक बार यार देख लेना, क्या पता गलती से क्वेश्चन आ जाए। अब हम आते हैं यार मेन चीज पे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब देखो यार, यहाँ से ध्यान से सुनना। अब हम बात करने वाले हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यार सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। देखो आप सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे याद रख सकते हो, ABC से। ठीक है। ABC क्या, ए का मतलब है एनोड। देखो लेफ्ट साइड हम लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड को, बीच में आ जाएगा ब्रिज, है ना, और सी यानी कैथोड। ठीक है। उसको राइट साइड लिखेंगे। ठीक है। और देखो एक और बात रखना, लोन, LON, LOAN, एल का मतलब है लेफ्ट। ठीक है। एल का मतलब है लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब है एनोड।
यानी देखो लेफ्ट साइड हम लिखेंगे किसको, एनोड को, जिसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। देखो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर सेल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, देखो ए बी सी याद रखना, है ना। मतलब सबसे पहले आएगा एनोड, जहाँ क्या होता है ऑक्सीडेशन। बीच में क्या आ जाएगा ब्रिज, ठीक है। और सी, है ना, वो कहाँ आएगा राइट साइड पे कैथोड। सी का मतलब क्या है कैथोड, जो कहाँ आएगा राइट साइड पे, ठीक है। और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो देखो यहाँ क्या है, जेड है, जेड एन प्लस टू में बदल रहा है, क्या जेड एन है, जेड एन प्लस टू में बदल रहा है। यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और देखो कॉपर प्लस टू है, कॉपर में बदल रहा है, तो क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है जी। अब जैसे रिएक्शन है, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन करो, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है जिंक है, वो जिंक प्लस टू में बदल रहा है। और जो एच प्लस है वो हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो देखो ए बी सी, ठीक है। ए यहाँ आ जाएगा एनोड, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो देखो यार यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक, जिंक प्लस टू लिख देंगे, बीच में आ जाएगा ब्रिज। और कैथोड पे क्या लिखेंगे यार, इसको लिख देंगे एच प्लस और एच टू को, ठीक है। क्यों, तो कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, ठीक है। तो यार इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं AIPMT 2006 के क्वेश्चन की, ठीक है। देखो ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और हमको सेल रिएक्शन पूछी है। देखो बहुत ही आसान, देखो हमने अभी भी पढ़ा लेफ्ट साइड क्या होता है एनोड, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और राइट साइड है कैथोड, जहाँ क्या होता है रिडक्शन। तो देखो यार ए है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ये कन्वर्ट हो रहा होगा ए प्लस में। और ये जो बी है, इसका रिडक्शन हो रहा होगा, ये बी प्लस से बी में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो ये हो गया यार सेल रिएक्शन, ए आंसर हो गया, ठीक है। तो यार आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यार इस तरह से ए आंसर हो गया जी। देखो एक बार फटाफट से बता देता हूँ, देखो लेफ्ट साइड होता है एनोड, ठीक है, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो यहाँ ए प्लस में कन्वर्ट हो रहा होगा। और राइट साइड होता है क्या कैथोड, यानी जहाँ रिडक्शन होता है, यानी बी प्लस कन्वर्ट होगा पी में, इसका रिडक्शन हो रहा है देखो, ठीक है। तो यार ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ए कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस में, बी कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस से बी में, ठीक है। यानी यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यार ये रिएक्शन हो जाएगी ए वाली, ठीक है। अब देखो यार हम आगे चलते हैं यार, आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है यार, क्या रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का। यार हमको अगर कहीं भी रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। क्या अगर हमको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ हमको निकालना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो यार मैंने बताया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो देखो यार ये रिएक्शन है, देखो यार हमको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ तो क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, देखो जेड एन प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है। 0.76 है, इसका उल्टा हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल -0.76, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस टू, मतलब देखो कॉपर है, उसकी प्लस टू ऑक्सीडेशन है, ये जीरो में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यार ये तो रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ये क्या है यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था, इसको हमने रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो फॉर्मूला क्या है, कैथोड और एनोड, है ना, कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करना है। दो कैथोड क्या है यहाँ, ठीक है। देखो जेड एन लेफ्ट साइड है, तो ये तो एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया कॉपर। तो देखो तो देखो फॉर्मूला क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कौन है, कॉपर, ठीक है। तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना 0.34, ठीक है, माइनस, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड क्या है -0.76, तो -0.76 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1.1 वोल्ट। एक बार वापस देख लेते, देखो हमने क्या किया। देखो फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड क्या है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। देखो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है हमको, लेकिन ये क्या दे रखा है हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया रिडक्शन पोटेंशियल में, ठीक है। तो देखो हमारे पास दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल आ गए, एनोड का भी और कैथोड का भी। तो देखो यार ये हो गया कैथोड का, ये हो गया एनोड का, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करो, इसको इससे घटा दो, ये आ जाएगा 1.1, ठीक है। तो यार एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक रिएक्शन है, देखो जिंक है, जिंक प्लस टू में बदल रहा है, और Fe प्लस टू है,
ये Fe में आ रहा है। तो देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ, जिंक का। ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो आयरन है इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है यहाँ, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं दोनों के। देखो जेड एन प्लस टू में जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए इसको उल्टा कर दूँ, ये हो जाएगा -0.76 और ये हो जाएगा -0.4। ठीक है, ये हो जाएंगे दोनों के क्या रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब यार कौन एनोड है और कौन कैथोड है, तो देखो यार ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और ये वाला हो जाएगा कैथोड। ठीक है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कर दो तो देखो ये आंसर आ जाएगा। देखो देखो कैथोड कौन है ये, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.4 माइनस। ठीक है, एनोड का कर दो, एनोड का क्या है -0.76, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ आंसर आ जाएगा 0.36। अब देखो हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं AIPMT 2006 के क्वेश्चन की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो क्या पूछा है, स्टैंडर्ड EMF पूछा है। तो अब ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, देखो इसका ई नॉट सेल बराबर होता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो देखो यहाँ एनोड क्या है, तो देखो यार यहाँ Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन का होता है एनोड पे। ठीक है, तो ये चल रहा है एनोड पे। ठीक है, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो देखो रिडक्शन का हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ठीक है, Fe+3 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe+2 में, तो यहाँ हो गया कैथोड पे, ये सब चल रहा है कैथोड पे। ठीक है, हमको क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करना है। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल हम देखें कैथोड का, तो देखो यही दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.771, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है -0.441। ठीक है, और आप देखो कैथोड है, ये कैथोड है। ठीक है, कैथोड पे क्या हो रहा है Fe+2 सॉरी Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है कैथोड पे। ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है कितना 0.771। ठीक है, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ये रहा, तो देखो माइनस ही करना। देखो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.771 माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो माइनस, फिर -0.441, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा साहब। ठीक है, डी। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है AIPMT 2011 का। ठीक है, यहाँ भी देखो सेल पोटेंशियल पूछा हुआ है, यानी इनॉट सेल पूछा हुआ है। इसका फॉर्मूला पता है, ये देखो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, और दोनों दे भी रखे हैं। ठीक है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे भी रखा है, लेकिन आप कहोगे यार दिक्कत क्या है कि कौन कैथोड पे है कौन एनोड पे, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो यार बहुत ही आसान, देखो वो क्या रहा है SN+4 SN+2 में कन्वर्ट होता है, तो देखो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। ठीक है, 0.15। ठीक है, 0.15 पॉजिटिव। ठीक है, और क्रोमियम+3 अगर कन्वर्ट होता है क्रोमियम में, तो यह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -0.74। यानी देखो आप ध्यान से सुनना, यानी SN+4 का हम रिडक्शन करें, ठीक है, रिडक्शन नहीं हो रहा है, SN+4 SN+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। यानी देखो इसका रिडक्शन आसान है, जबकि यहाँ वैल्यू नेगेटिव आती है। तो यार इसका तो हो रहा होगा, इसका क्या हो रहा होगा साहब रिडक्शन, जो क्या होता है कैथोड पे, यानी ये सब चल रहा होगा कैथोड पे, और इसका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि देखो रिडक्शन करते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक, ऑक्सीडेशन करे तो देखो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, यानी ये चल रहा होगा एनोड पे। तो देखो यार कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे ये है, तो देखो 0.15। ठीक है, और एनोड एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो माइनस माइनस। ठीक है, माइनस में ये भी 74, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो दो को जोड़ोगे तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है जी, ये भी आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाना था बस। ठीक है, आती है नर्स इक्वेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार इससे क्वेश्चन भी आए हुए हैं काफ़ी सारे। ठीक है, देखो नर्स इक्वेशन क्या बताती है, रिलेशन बताती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में। देखो यार असल में क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड से तो कम ही होगा, या कह दो EMF है। ठीक है, EMF रिडक्शन पोटेंशियल एक ही बात है। तो देखो यार EMF है वो स्टैंडर्ड EMF में से तो कम ही होगा ना। देखो कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड से तो कम ही होगी, तो वो कितनी कम होगी, वो देखो यार क्या है फॉर्मूला, ई सेल बराबर E0 सेल। ठीक है, माइनस, ये देखो
0.059 n, ठीक है, log p बाई क्यू, पी के प्रोडक्ट, क्यू का रिएक्टेंट, ठीक है। देखो यार रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 बाई एन लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये इधर आएगा, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर, ठीक है, यहाँ, और ये देखो यहाँ जो लोग पी बाई क्यू है, यहाँ आ जाएगा क्या, इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आसान सा, ठीक है जी। देखो एक बार वापस देखो इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, जो ईएमएफ है, ये कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, वो जीरो हो गया, ठीक है। तो देखो बचा क्या, ये जीरो हो गया, ये बच गया, और ये जो लोग पी बाई क्यू है वहाँ का जाएगा इक्विवेलेंट कांस्टेंट आ जाएगा उसकी जगह, ठीक है। अब देखो यार जो नर्स इक्वेशन है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखो एआईपीएमटी 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखा है ये है, ठीक है, एन की वैल्यू दे रखी है n/2, और बात हो रही है इक्विलिब्रियम पे, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, वही हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो अभी हमने पढ़ा क्या, अगर नर्स इक्वेशन की बात इक्विलिब्रियम पे की जाए तो जो ई सेल है वो जीरो हो जाता है, ठीक है, और ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ है, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, एन की वैल्यू भी हमको दे रखी है, और लोग पी बाई क्यू की जगह आ जाता है इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ये हमको निकालना है। तो यार सिंपल से मैथ से देखो क्या, हमको ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, ये है ही, और लोग के सी, ठीक है, यानी के सी, ये जो के सी है इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो ई नॉट की वैल्यू क्या है साहब, 0.295, ठीक है, 0.295, ठीक है। ई नॉट सेल की वैल्यू हम लिख देते हैं 0.295, ठीक है, बराबर 0.059, एन की वैल्यू है 2, ठीक है, लोग के सी, ठीक है। यहाँ देखो यार इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.029, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो देखो यार इसको हम काटेंगे तो 10 बच जाएगा यहाँ, ठीक है, 3 आ जाएगा, तो मतलब tan बराबर लोग के सी हो जाएगा, ठीक है। एंटी लोग लेंगे तो कैसी की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 10, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। यार कुछ भी नहीं, सिंपल से मैथ्स है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो देखो के सी की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 10, ठीक है। देखो लोग एंटी लोग में कोई भी दिक्कत है तो यार प्लीज यार इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, बहुत काम आते हैं लोग और एंटी लोग वगैरह। अब देखिए हम आगे चलते हैं, आगे यार क्वेश्चन है नीट 2017 में आया हुआ, और 2003 में भी सेम टू सेम आ गया। देखो ध्यान से देखो, देखो यार सेल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, देखो ये जिंक है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि एनोड पे है, ये क्या है, कैथोड है, ठीक है, राइट साइड है, नहीं कैथोड होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो यार इसके हम रिएक्शन लिखे तो देखो जिंक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ये कन्वर्ट हो रहा होगा जिंक+2 में, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा होगा, कॉपर है +2 से, कॉपर +2 से कॉपर में, ठीक है, कॉपर बना रहा होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम नर्स इक्वेशन लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखो नर्स इक्वेशन क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल बराबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, ठीक है, 0.059 बाई एन लोग, ठीक है, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट क्या है, Zn+2 है, कॉपर यार सॉलिड फॉर्म है तो सॉलिड फॉर्म को हम नहीं लिखते हैं, केवल आयन को ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तो Zn+2 आ जाएगा प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में क्या है, देखो ये भी सॉलिड है, आयन को लिखेंगे तो ये आएगा कॉपर+2, ठीक है, जिंक+2 प्रोडक्ट में, बाई रिएक्टेंट में क्या है, कॉपर+2, ठीक है, ये दोनों ही आयन है यहाँ तो, ठीक है। अब देखो हमको क्या बोल रखा है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ 0.01, ठीक है, ये किसकी Zn+2 की कंसंट्रेशन है, और कॉपर की कंसंट्रेशन है ये, ठीक है। वो हमने क्या किया, देखो साहब जिंक की कंसंट्रेशन है उसको हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, 0.01 से 1 कर दिया, और कॉपर की कंसंट्रेशन को हमने क्या किया, तो कॉपर की 1 थी, इसको हमने कर दिया 0.01, ठीक है। यानी यानी जो जिंक की कंसंट्रेशन है इसको तुमने बढ़ा दिया और कॉपर को कम कर दिया, यानी कि जो वैल्यू है ये वाली ये बढ़ जाएगी इससे। सिंपल सी मैथ्स है यार, देखो क्या, देखो हमने क्या किया, जिंक की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया और कॉपर की कंसंट्रेशन को कम कर दिया, तो होगा क्या यार, देखो मान लो 10/5, ठीक है। अब हम क्या करें, ये 10 को बढ़ा के 12 कर दें और 5 को बढ़ा के 3 कर दें, तो देखो ओवरऑल ही बढ़ गया ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो, ठीक है। देखो यार ये बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये बढ़ेगा तो क्या है यार, देखो ओवरऑल क्या हो, ये माइनस में, तो ओवरऑल ये कम हो जाएगा ई कैसे, मान लो शुरू में 10 था, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो 10 है, इस पूरे की वैल्यू 1 है, तो देखो ई से लगा हुआ 9, अब क्या हुआ, ये तो 10 की 10 है,
लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ जाए, ये 1 से 3 हो जाए, तो ओवरऑल तो ये घट ही गया ना, ये 7 ही रह गया। ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ, जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो कम हो गया, जो कह दो ईएमएफ है वो कम हो गया इससे। ठीक है, तो का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ई1 ज़्यादा था, शुरू में ज़्यादा था, दूसरा क्या हुआ, ये कम हो गया। ठीक है, तो यार ये आसान सा क्वेश्चन था। नहीं क्या किया था, देखो शुरू में कोई ईएमएफ इसका ई1 था, अब हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, इसको कम कर दिया, तो ओवरऑल ये बढ़ गया, ओवरऑल ये बढ़ गया, तो देखो ओवरऑल ये तो कम ही हो जाएगा ना। ठीक, इसलिए ई1 ज़्यादा होगा, ई2 तो कम हो गया ई1 से। ठीक है, तो यार ये आंसर हो जाएगा सी वाला। देखो यार आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है आईपीएमटी 2007 का। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी हमको पूछ रखा है। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम की बात कर रखी है, जो अभी अभी हमने किया था। ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ +1 से 0 में जा रहा है। ठीक है, यानी चार्ज डिफरेंस 1 और ये 2 है, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यार 0.46 बराबर 0.059/2 log केसी। ठीक है, तो देखो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, 2 इधर आ जाएगा, 0.05 नीचे आ जाएगा, तो ये लगभग 15 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लोग केसी बराबर लगभग लगभग 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, देखो यार लोग केसी है वो लगभग लगभग बराबर हो जाएगा 15 के। ठीक है, और तो यार केसी बराबर हो जाएगा क्या, लो हटेगा 10 की पावर 15 के लगभग बराबर होगा। तो देखो यार आंसर में 10 की पावर 15 कहाँ है, ये रहा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करने वाले हैं सीबीएसई एपीएमटी 2016 के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है, द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। ठीक है, ये बात है यार, देखो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2H प्लस गिव्स H2 गैस। ठीक है, और इसी का हमको क्या पोटेंशियल निकालना है साहब। ठीक है, अब देखो यार जो H2 इलेक्ट्रोड है ये 0 दे रखा है, यानी देखो ई जो सेल है वो 0 हो जाएगी। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, देखो जो हाइड्रोजन है उसका जो ई नोट होता है वो हमेशा 0 होता है। देखो ऐसा क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, देखो यार जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही क्या काउंट किए जाते हैं, इसलिए देखो जो हाइड्रोजन है उसका जो स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल है वो 0 होता है। ठीक है, या कहते हैं जो ईएमएफ है स्टैंडर्ड ईएमएफ वो 0 होता है, यानी ई नोट 0 है। ठीक है, देखो ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, देखो लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो देखो प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है। ठीक है, अब देखो यार यहाँ क्या देख रहे हैं, प्योर वाटर, और प्योर वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, और देखो यार हमको H प्लस की वैल्यू निकालनी है, तो देखो पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लोग H प्लस। ठीक है, तो देखो यार पीएच की वैल्यू है 7, तो देखो यार H प्लस एंटी लोग लेंगे तो H प्लस रहेगा, माइनस यहाँ तो 10 की पावर -7। ठीक है, 10 की पावर -7 आ जाएगा। देखो एक बार वापस क्या, देखो पीएच की वैल्यू होती है 7, पीएच बराबर होता है माइनस लोग H प्लस। ठीक है, तो एंटी लोग लेंगे तो H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -7। ठीक है, माइनस यहाँ तो 10 की पावर -7। ठीक है, तो H प्लस की वैल्यू हमको पता चल गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पुट कर दो। ठीक है, देखो ये सब 0 हो जाएगा सब। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या, देखो ये लोग क्या बचेगा, लोग PH2। ठीक है, बाय 10 की पावर 7 के स्क्वायर यानी 10 की पावर 14 हो जाएगा बराबर 0, ये सब 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एंटी लोग लो। ठीक है, तो देखो एंटी लोग लेंगे, लोग हटेगा, तो देखो PH2/10 की पावर -14 बराबर 10 की पावर 0 होगा, तो यानी 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, यानी PH2 बराबर हो जाएगा 10 की पावर -14। ठीक है, आंसर आ जाएगा सब बी। जी, तो देखो एक बार आप देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, लोग PH2 बाय, है ना, H प्लस का स्क्वायर, H प्लस कितना है 10 की पावर -7, तो स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -14 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एंटी लोग लेंगे यार इसको हटाने के लिए। ठीक है, PH2/10 की पावर -14। ठीक है, ये 10 की पावर 0 कितना होता है, 1। ठीक है, तो यार इस यहाँ से आंसर आ जाएगा PH2 का 10 की पावर -14 ATM। ठीक है, अब देखो एक और बात, देखो जो ई नोट होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी हम इसको डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, देखो इसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, डेल्टा जी। इसका एक फॉर्मूला आता है क्या, डेल्टा जी बराबर -NFE। ठीक है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, डेल्टा जी और ई में, ई क्या है, ई क्या है, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल या कह दो ईएमएफ। ठीक है, और देखो जो ई है ना, यानी जो यार रिडक्शन पोटेंशियल है, या फिर कह दो ईएमएफ जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
यानी हम इसको डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, जो क्या है डेल्टा जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या आता है, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ, ठीक है, एन एफ ई, ठीक है। और देखो जरूरी याद रखना है माइनस भी है यहाँ, ठीक है, क्या माइनस भी है। तो देखो अगर ई पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा क्योंकि ये माइनस है, और ये माइनस होगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और देखो यार, आप एक बात आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी, देखो डेल्टा जी यानी जो गिव्स एनर्जी है, वो अगर नेगेटिव होती है तो इस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और ये पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। तो देखो ये आसान सा क्वेश्चन था, ये एपीएमटी 2016 में आ गया, फेज 2 में, और 2011 में भी आ गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो जो ई नोट है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है। देखो यार ई, देखो अभी अभी हमने पढ़ा, देखो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, ठीक है। अब देखो यार ई नेगेटिव है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये देखो जीरो से तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और देखो यार एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ये वाला, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे आप, तब तब आपको यार आसानी से समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला। तो देखो यार अगर यार जी जी पॉजिटिव होगा तो देखो के क्या होगा, के इक्वलेंट, या नेगेटिव होगा, देखो यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है ना इसलिए, ठीक है। तो देखो डेल्टा जी पॉजिटिव है तो दो के इक्वलेंट है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यार ये देख लो, जी पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, कह दो यार जी है जीरो से ज़्यादा होना चाहिए और के एक से कम होना चाहिए, ठीक है। देखो यार फर्स्ट वाला ये है ना, देखो यार ये फॉर्मूला हम कहाँ पढ़ेंगे, थर्मोडाइनमिक्स में, ठीक है। तो देखो यार अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, के इक्वलेंट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो पीएच है उससे भी रिलेशन होता है किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होता है माइनस 0.06 इंटू पी एच। तो यार ये भी याद रखना, एक बार क्वेश्चन आ गया था इससे भी, देखो क्या, देखो जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका पीएच के रिलेशन होता है, तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होता है माइनस 0.06 इंटू पी एच, ठीक है जी। देखो और अगर बात ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जाए तो देखो यार माइनस यही हटा देना, बाकी सेम है। देखो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर 0.06 इंटू पी एच, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। देखो यार नीट 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। पीएच की वैल्यू दे रखी है 10 और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है, तो देखो यार आसान सा है, ई ओ पी बराबर होता है 0.06 इंटू 10, ठीक है। तो देखो यार देखो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, ये आ जाएगा लगभग 6 के बराबर, ठीक है। तो 0.6 ये हो जाएगा लगभग, है ना। अब देखो हम बात कर लेते हैं नीट 2019 के क्वेश्चन की, ठीक है। देखो डेल्टा जी पूछा है, ठीक है। डेल्टा जी बराबर होता है एन एफ ई, ठीक है। ई की वैल्यू दे रखी है ये रही, एफ की वैल्यू दे, एफ क्या होता है, एफ की वैल्यू तो फिक्स होती है 69500, ठीक है। और एन फैक्टर हम निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, अच्छे से समझ लेना। देखो एन फैक्टर निकालना है तो देखो मान लो इसका एन फैक्टर निकालते हैं, देखो सबका सेम ही आएगा, किसी का भी निकाल लो, ठीक है। तो देखो यहाँ हम इसको पकड़ते हैं, इसका एन फैक्टर निकालते हैं, देखो क्या होगा, एन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर इंटू जितने भी मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो क्या आएगा, इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर है +3, फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, इंटू देखो यहाँ कितने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, एन फैक्टर आ जाएगा 2, ठीक है। तो अगर यहाँ इसका निकालो तो यहाँ भी 2 ही आएगा, देखो क्या, इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो यहाँ क्या है, -1 है इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ 0 है, ठीक है, आयोडीन की, ठीक है। और नंबर कितने हैं 2, तो देखो यहाँ अभी 2 आ गया, ठीक है। तो कैसे भी निकाल रहे हो यार, 2 ही आएंगे एन फैक्टर, तो यार अब तो क्या ही रह गया, देखो एन की जगह 2 रख दो, ठीक है। फेराडे कांस्टेंट है 6500 होती है इसकी वैल्यू, और ये जो डेल्टा ई है, सॉरी जो ई है वो दे रखा है 0.24, ठीक है। तो यार ये सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यार इस तरह से ये हो जाएगा, देख लेना आप, बहुत ही आसान है। डेल्टा जी बराबर एन एफ ई, ई की वैल्यू ये होगी, एफ की वैल्यू ये होती है, कांस्टेंट है, एन हो गया 2, ठीक है, एन फैक्टर, तो यार इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ए आई पी 2023 का, बहुत ही आसान है, ठीक है। असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या दे रखा है, ठीक है। देखो डेल्टा जी है बराबर क्या होता है, -NFE होता है, ठीक है। और ये जी है वो डिपेंड करता है एन पे, बिल्कुल सही है साहब, ठीक है। देखो अभी अभी मैंने पढ़ा, देखो ई नॉट सेल है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते, लेकिन डेल्टा जी है
ठीक है, वो क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, रियली इसको ऐड किया जा सकता है, तो देखो दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, और देखो यार डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यार AIPMT 2000 में आया हुआ था एक, है ना, दो AIPMT 2000 का क्वेश्चन है क्या। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, फिर अब आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, AIPMT 2010 का। देखो डेल्टा जी बराबर क्या होता है, -NFE। ठीक है, तो देखो यार एन निकाल लेंगे हम, ई की वैल्यू दे रखी है और एफ की वैल्यू तो होती है 96500। ठीक है, तो देखो यार क्वेश्चन पढ़े तो देखो रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो AG प्लस AG में कन्वर्ट हो रहा है, यानी देखो 4 डिफरेंस आ गया +1। ठीक है, और कितने AG 2 तो इंटू 2, तो एन फैक्टर निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, एक बार आप इस देखो यार, यहाँ आप देखो चार्ज है +1, यहाँ है 0, तो 4 डिफरेंस आ गया +1 का। ठीक है, या कह दो 1 का। ठीक है, और AG कितने हैं 2, तो देखो एन फैक्टर आ गया 2। ठीक है, अब देखो सब कुछ आ गया, देखो एन फैक्टर 2 है, ई की वैल्यू दे रखी है कितनी, ठीक है 0.46, और एफ की वैल्यू है तो यार इनको मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो डेल्टा जी बराबर ये फॉर्मूला है, एन की वैल्यू 2 आ गई, एफ की पता आई, ई की दे ही रखा है, तो देखो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है जी, अब देखो आगे चलते हैं यार, एक और बहुत आसान क्वेश्चन AIPMT 2003 का। ठीक है, डेल्टा जी दे दिया हमको अब, है ना, और एन एफ और ये ई जो है वो पूछ लिया। ठीक है, तो देखो डेल्टा जी है, एफ की वैल्यू हमको पता है ही। ठीक है, 96500, और एन हम पता कर ले तो यार बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो यार यहाँ क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। ठीक है, यहाँ देखे तो +3 है। ठीक है, तो देखो यार 4 डिफरेंस आ रहा है +3 का, और एल्यूमिनियम कितना है 4/3। तो यार ये देखो कितना आ जाएगा 4, एन फैक्टर निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, तो एन फैक्टर 4 हो गया तो अब कुछ बचा ही नहीं है। देखो एक बार वापस हम देख लेते हैं एन फैक्टर हमने कैसे निकाला। ठीक है, ये है 0, ये +3, 4 डिफरेंस +3 का। ठीक है, एल्यूमिनियम है 4/3। ठीक है, तो देखो यार ये एन फैक्टर आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो यार कुछ भी नहीं है यार, मैथ्स है। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, देखो कितनी, एक सेकेंड, डेल्टा जी की वैल्यू है -827 किलो जूल। ठीक है, माइनस 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 से माइनस चले जाएगा, एन फैक्टर है 4। ठीक है, एफ की वैल्यू होती है 96500, और ये एक्स निकालना है, तो देखो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो आप इसको सॉल्व कर लेना, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये किलो में है तो 3 जीरो जरूर लगा देना यहाँ। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं AIPMT 2011 के क्वेश्चन की। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है पर ध्यान से समझने की बात है। ठीक है, देखो हमको ये जो कॉपर +2 है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो E0 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसकी भी E0 की वैल्यू दे रखी है, कॉपर प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसकी भी E0 की वैल्यू दे रखी है, और हमको पूछिए कॉपर +2 अगर कॉपर में कन्वर्ट हो तो E0 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यार ये देखो ये है इस तरह से। ठीक है, ये देखो ये कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, E0 की वैल्यू ये, कॉपर प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो E0 की वैल्यू ये है, और इसकी पूछिए। तो यार ये आप ये कहोगे तो यार आसान तो है। देखो दोनों इक्वेशन को हम जोड़ दें तो देखो यार यही आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यार अभी अभी मैं बताया तो E0 है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको इसे डायरेक्ट जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन डेल्टा जी एक्सटेंसिव होती है। ठीक है, तो इसको जोड़ा तो घटाया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और डेल्टा जी की वैल्यू निकाल ली तो डेल्टा जी बराबर होता है NFE, फिर हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्या देखो यहाँ देखो हम E0 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन E0 है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, तो क्या है हम डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लेंगे, और डेल्टा जी बराबर होता है NFE। ठीक है, और देखो ई फिर इस यहाँ से आई जाएगा, एन पता चली जाएगा, एफ आई, जी की वैल्यू हम निकाल ही रहे हैं तो ई हम से इससे निकाल लेंगे। तो देखो होगा कैसे, ये देखो ये होगा, देखो डेल्टा जी बराबर हो जाएगा डेल्टा जी1। ठीक है, इसका डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो डेल्टा जी आ जाएगा इसका। ठीक है, तो देखो डेल्टा जी1 की वैल्यू क्या हो जाएगी साहब, देखो डेल्टा जी1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो यार एन फैक्टर कितना है 1 आ जाएगा। ठीक है, एफ एफ की रखो अभी, है ना, एफ की वैल्यू क्या होती है 96500। ठीक है, और E1 क्या है ना 0.15। ठीक है, तो यार वैल्यू पुट कर दो यहाँ। ठीक है जी, E2 की वैल्यू देखो तो +1 से 0 जा रहा है, तो एन फैक्टर यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, एफ है ना, और E2 की वैल्यू है 0.50, तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी साहब, यहाँ वैल्यू निकल के आएगी लगभग -0.65 एफ। ठीक है,
ये बराबर कर देंगे डेल्टा जी के। तो देखो डेल्टा जी बराबर क्या होता है, एन एफ ई। ठीक है, यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी, देखो 2 हो जाएगी यहाँ एन की वैल्यू। ठीक है, +2 जीरो में कन्वर्ट हो रहा है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। एफ से एफ जाएगा, ठीक है, माइनस तो यहाँ भी तो माइनस से माइनस जाएगा। ई की वैल्यू हो जाएगी 0.65/2। ठीक है, तो ई आ जाएगा 0.325। ठीक है, ये आ जाएगा ई हिसाब। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका डेल्टा जी निकाला, इसका डेल्टा जी निकाला, दोनों को जोड़ा। ठीक है, और फिर देखो डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से कितनी, 0.65 f। ठीक है, फिर देखो डेल्टा जी बराबर क्या होता है इसका, देखो एन फैक्टर 2 है यहाँ, देखो +2 जीरो में जा रहा है तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा, तो एन। ठीक है, देखो यहाँ डेल्टा जी बराबर लिखेंगे एक सेकेंड, देखो डेल्टा जी लिख देते हैं एन एफ ई। ठीक है, एन की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, -0.65। ठीक है, माइनस से माइनस चले जाएगा। ठीक है, एफ भी है तो एफ से एफ गया। ठीक है, तो देखो ई बराबर हो जाएगा 0.65/2। ठीक है जी, अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है AIPMT 2009 का। ठीक है, ये तो अगर 2 रिएक्शंस दे रखे हैं और ये इसका जो ई नोट है वो पूछा है। ठीक है, इन दोनों को दे रखा है और इसका ई नोट हमें पूछा है। ठीक है, देखो पहली बात तो यार ये कि यार ये रिएक्शन हमको कैसे मिल सकती है। तो देखो यार, अगर अगर जो सेकंड रिएक्शन इसको हम रिवर्स कर दें, ठीक है, यहाँ देखो ऐड नहीं होगा दोनों, यहाँ इसको रिवर्स करेंगे नहीं माइनस हो जाएगी ये। ठीक है, तो देखो इसको रिवर्स करते हैं तो मिल सकता है। तो देखो कैसे, इस रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं तो देखो क्या आएगा, एक सेकेंड, इसको हम रिवर्स करते हैं, कॉपर प्लस है कन्वर्ट होगा कॉपर +2 में। ठीक है, और ये वैल्यू है नेगेटिव में आ जाएगी, ई नोट की वैल्यू आ जाएगी -0.153। अब देखो यार कॉपर प्लस है, ठीक है, से कॉपर आसानी से मिल जाएगा। देखो इस रिएक्शन को आप ऐड कर दो। ठीक है, कॉपर प्लस से, सॉरी कॉपर +2 से कॉपर +2 चल जाएगा और यहाँ का बचेगा कॉपर प्लस जो कन्वर्ट हो रहा होगा कॉपर में। ठीक है, यहाँ दोनों रिएक्शन ऐड नहीं होगी, ध्यान रखना, यहाँ क्या हो रही है, एक रिएक्शन माइनस हो रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हो ध्यान से। देखो हमको क्या चाहिए, कॉपर प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो। देखो इसको रिवर्स करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, कॉपर प्लस यहाँ आ जाएगा, कॉपर +2 इधर आ जाएगा, कॉपर +2 से कॉपर +2 गया, बचेगा कॉपर प्लस कन्वर्ट हो रहा हो कॉपर में। ठीक है, और ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, बस इतना सा है। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, देखो डेल्टा जी निकाल लो दोनों के। ठीक है, इसका डेल्टा जी देखो यहाँ एन फैक्टर 2 हो जाएगा, +2 जीरो में कन्वर्ट हो रहा है 2। ठीक है, एफ और ई नोट की वैल्यू ये है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन जिसको हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, यहाँ माइनस में आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ एन फैक्टर 1। ठीक है, तो यार ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों हैं, ये दो रिएक्शन आ गई। ठीक है, इन दोनों की जी नोट की वैल्यू हमने निकाल दी है। ठीक है, डेल्टा जी है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, अब देखो यार दोनों को ऐड कर दो और निकल के आ जाएगा क्या हमारा, डेल्टा जी। ठीक है, इसका किसका, सब कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट होगा जिसका। ठीक है, तो यार इन दोनों को हम ऐड करें तो आंसर वैल्यू कुछ आएगी, ये है ना, -0.521 f। ठीक है, फेराडे। ठीक है, बाकी फिर क्या है, देखो यार यहाँ एन फैक्टर है 1। ठीक है, एफ से एफ गया। ठीक है, बचा कितना, यही बचा, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है जी, फिर एक बार आप अपने हिसाब से करके देख लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं यार, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें हम ऊपर से नीचे जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या बढ़ता है, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। देखो यार ये पूरी इस क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक है, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है यार, आपको याद करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी एक ट्रिक भी है, आप उससे भी याद कर सकते हो। ठीक है, आपकी कोई अपनी पर्सनल ट्रिक हो तो उससे भी कर सकते हो। देखो मेरी ट्रिक क्या है, देखो 1 से 29 तक है। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो मेरी क्या ट्रिक है, लिखा खत बलमा को नया, मजा आया मन पानी पीकर जाने को करे। ठीक है, फिर कैटरीना को नहीं सानिया से प्यार है। ठीक है, क्यों इंडिया आगे नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है, बिहार के पटना और कोलकाता से सोना फिर मिला। ठीक है, तो यार ये आप इसे याद कर सकते हो यार, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 से 29 तक है, ध्यान रखना यार क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है यहाँ। ठीक है, हम ऊपर से नीचे यानी 1 से 29 तक जाते हैं तो क्या बढ़ता है, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसको समझते हैं यार, ये क्या होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो यार वही बात, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो क्या SRP बढ़ रहा है, यानी SRP का मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस करने की जो टेंडेंसी है
वो बढ़ रही है। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी है वो बढ़ रही है, यानी ऑक्सीडेशन पावर बढ़ रही है, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर बढ़ रही है। देखो, खुद को अगर, है ना, रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए क्या, ऑक्सीडाइज पावर बढ़ रही है। ठीक है, ऑक्सीडाइज पावर बढ़ रही है। ठीक है, ऑक्सीडाइज पावर बढ़ रही है तो देखो रिड्यूसिंग पावर कम होगी। ठीक है, तो देखो एक बार वापस क्या, देखो अप टू डाउन हम जाते हैं तो एसआरपी बढ़ती है, यानी खुद को रिड्यूस करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती है। अब खुद को रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो देखो ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन पावर या ऑक्सीडाइज पावर है वो बढ़ती है ना। अप टू डाउन जाएंगे तो एसआरपी बढ़ रहा है, यानी खुद को रिड्यूस करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है, यानी ऑक्सीडेशन पावर है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन पावर का मतलब क्या, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की पावर, इधर सामने वाले को कितनी आसानी से ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन पावर बढ़ रही है, और ऑक्सीडेशन पावर बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग पावर कम होगी। ठीक है, तो यार ये जरूर याद रखना, एसआरपी है डायरेक्टली प्रपोजल होगी ऑक्सीडेशन पावर के, यानी जितनी ज़्यादा एसआरपी उतनी ज़्यादा क्या, ऑक्सीडेशन पावर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रिड्यूसिंग पावर के। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है AIPMT 2011 का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल XYZ है। ठीक है, इसका क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, यानी यार एसआरपी ही है। ठीक है, देखो हमको क्लियर कट कुछ दे नहीं रखा हो तो हम एसआरपी मानेंगे, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमको दे रखा है। ठीक है, क्या क्या है देखो, एक्स है उसका है 1.2 माइनस, है ना, -1.2। ठीक है, वाई का क्या है साहब, ठीक है 0.5, और जेड का क्या है -3। देखो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, वाई का हो गया। ठीक है, फिर एक्स का, और जेड का सबसे कम हो गया तो -3 है। ठीक है, -3 है, एक से भी क्या कम है, 0 से भी कम है, -3 है। ठीक है, तो अगर एसआरपी की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, सबसे ज़्यादा किसकी साहब, एसआरपी वाई की। ठीक है 0.5, उससे कम है एक्स की -1.2, और सबसे कम है जेड गेयर -3। अब आपको पूछा क्या है, रिड्यूसिंग पावर, और अभी अभी हमने देखो यार एसआरपी और रिड्यूसिंग पावर का एक रिलेशन पढ़ा था। देखो क्या, देखो जो एसआरपी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूसिंग पावर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन पावर के, यानी एसआरपी जितनी ज़्यादा उतनी कम रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, फिर एसआरपी सबसे ज़्यादा किसकी, वाई की, तो रिड्यूसिंग पावर सबसे कम किसी हो जाएगी, वाई की, क्योंकि एसआरपी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिड्यूसिंग पावर, तो देखो वाई की सबसे कम हो जाएगी, मेरा आंसर तो बी हो गया। बाकी देखो यहाँ भी देखो, ठीक है, वाई के बाद फिर क्या आता है, एक्स आता है ना, एक्स के एसआरपी क्या है, ज़्यादा है, से कम आता है जेड। तो देखो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा हो जाएगी जेड की, फिर एक्स की और वाई की, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो यार उल्टा ऑर्डर आ जाएगा एसआरपी से। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे है नीट ओडिशा 2019 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो यहाँ भी क्या है, रिड्यूसिंग पावर पूछ रखी है और एसआरपी की वैल्यू दे रखी है। एसआरपी और रिड्यूसिंग पावर में एक रिलेशन अभी है हमने पढ़ा, तो क्या, देखो एसआरपी जो है, एक सेकंड, देखो जो एसआरपी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के, यानी जितनी ज़्यादा एसआरपी उतनी कम रिड्यूसिंग पावर है, कहते हैं जितनी ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर उतनी कम एसआरपी। ठीक है, अब देखो यहाँ जो दे रखा है एसआरपी है, देखो ये क्यों, क्योंकि देखो रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, एसआरपी की वैल्यू है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमको दे रखा है। ठीक है, तो देखो यार यहाँ क्या है, ठीक है, एल्यूमिनियम का क्या है -1.66। ठीक है, फिर है 0.8। ठीक है, के है पोटेशियम, इसका है माइनस, ये मिसप्रिंट हो गया, -2.93 है। ठीक है, और फिर आता है क्रोमियम का -7, सॉरी -0.74। ठीक है, तो यार ये सब एसआरपी की वैल्यूज हमको दे रखी है। देखो सबसे ज़्यादा एसआरपी की वैल्यू किसकी है, एजी की। ठीक है, और सबसे कम किसकी, पोटेशियम की। तो देखो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, पोटेशियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सबसे कम रिड्यूसिंग पावर होगी एजी की। ठीक है, तो देखो यार ये ऑर्डर आ जाएगा, पोटेशियम है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा। ठीक है, और सबसे कम हो जाएगी एजी की। ठीक है, तो यार ये आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से चेक कर लेना अपने हिसाब से। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं नीट 2020 के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम फॉलोइंग हैविंग टॉप पोजीशन इन ईएमएफ सीरीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन। ठीक है, तो यार यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, सभी मेटल है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी देखो यार कौन कौन का रिडक्शन, किसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा होगा। तो देखो हमने अभी एक सीरीज पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो देखो यार ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो यहाँ क्या हो रहा है, टॉप से बॉटम पे हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी खुद को ऑक्सीडाइज करने की जो कैपेसिटी है ना, एबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है।
ठीक है। तो यार ऑप्शन में क्या क्या है, Mg है, Fe है, Au है और K है। तो देखो देखो यार, K ये रहा, Mg ये रहा, ठीक है, Fe ये रहा और Au यहाँ रहा। तो देखो यार, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी तो वहाँ जो SRP था वो इन सब में सबसे ज्यादा किसका था, Au का। ठीक है, देखो SRP का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, वो सबसे ज्यादा, यानी जो इसके टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, वो सबसे ज्यादा होगी किसमें, Au में। यानी Au+3 से Au आसानी से बन जाएगा, इसलिए जो आंसर है वो भी थर्ड हो जाएगा। ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार, अब हम बात करते हैं नीट 2022 के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है, 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, ठीक है, सबके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे रखे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कांट बी अगर, इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती। तो देखो यार, एक बात ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, इसमें से ये जो ऊपर आ रही है, ठीक है, जो ऊपर वाली मेटल है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकती है। देखो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ऊपर वाली काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इनकी देखो ऊपर जो है उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि देखो इनका SRP कम है। ठीक है, SRP कम है यानी खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी तो कम है, लेकिन ऑक्सीडाइज करने की, खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, यानी इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। ठीक है, तो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा ये। ठीक है, तो कोई दूसरा मेटल लेके रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो कुल मिला के ये बात याद रखना, देखो जो ऊपर आता है, ठीक है, जो ऊपर वाली जो मेटल है वो नीचे वाली को क्या करती है, रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देखो, सो ऑप्शन में क्या हो रहा है, जिंक है, Fe है ना, FeSO4 को रिप्लेस कर रहा है। तो देखो यार, जिंक कहाँ है, 10th नंबर पे, और Fe कहाँ है, 12th नंबर पे। यानी देखो जिंक ऊपर है और ऊपर वाला नीचे को रिप्लेस कर सकता है, यानी जिंक है वो FeSO4 को रिप्लेस कर सकता है। तो ये तो सही है भाई। अगला क्या हो रहा है, Ag रिप्लेस कर रहा है CuSO4 को। तो देखो यहाँ देखो, कॉपर कहाँ है साहब, ये रहा। Ag कहाँ रहा, ये रहा। तो Ag तो यार नीचे है इसके, ऊपर वाला रिप्लेस कर सकता है, तो Ag है वो कॉपर सल्फेट को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यही गलत होगा, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों, देखो यार Ag है वो कम रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में। ठीक है, कॉपर है ज्यादा रिएक्टिव है, Ag कम रिएक्टिव, तो Ag यार इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो देखो आंसर यही हो गया। ठीक है, बाकी और भी देखें तो कॉपर जिंक की बात करें, कॉपर सल्फेट और जिंक की, कॉपर ये रहा, जिंक ये रहा। देखो जिंक ऊपर आ रहा है 10वें नंबर पे है, कॉपर सल्फेट ये रहा। ठीक है, कॉपर ये रहा, सॉरी। ठीक है, तो जिंक है कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि ऊपर है। ठीक है, अब हम बात करें यार, अगला ऑप्शन में क्या है, कॉपर सल्फेट है उसको रिप्लेस कर रहा है Fe, तो Fe कर सकता है यार क्योंकि ऊपर है ये भी। ठीक है, तो आंसर यार सेकंड ही हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा जी। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार, अब हम बात करने वाले हैं CBSE IPMT 2008 के क्वेश्चन की। ठीक है, यार हमको बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ई नॉट वैल्यू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो सामने वाला का ऑक्सीडेशन करे, यानी यानी खुद का रिडक्शन करे। ठीक है, देखो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद का तो रिडक्शन करे और सामने वाला का ऑक्सीडेशन करे, वही तो होता है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यार देखो, ई नोट हमको क्या बताता है, देखो ई नोट का मतलब होता है कौन। ठीक है, कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यानी उसका रिडक्शन हो जाएगा, यानी जिसकी ई नोट ज़्यादा, ठीक है, उसका रिडक्शन भी आसानी से हो जाएगा, यानी वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। खुद का रिडक्शन कर रहा होगा तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ। देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि सामने वाले का ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन करे। ठीक है, और जिसकी ई नोट ज़्यादा होगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, यानी खुद का रिडक्शन कर रहा होगा, यानी सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, यानी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो देखो यार, यहाँ ई नोट सबसे ज़्यादा किसकी, देखो यहाँ हम देखें तो इसकी ई नोट है 0.-0.35। ठीक है, इस वाले की बात करें तो इसकी उल्टी हो जाएगी, +0.35 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हम देखें तो ई नोट किससे ज़्यादा है, एक सेकेंड, Fe+2 की ई नोट है -0.77, और Fe+3 की ई नोट हो जाएगी इसकी उल्टी, यानी +0.77, यानी ई नोट सबसे ज़्यादा होगी Fe+3 की। यानी यार देखो आसानी से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और सामने वाले को आसानी से ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब यार हम आगे चलते हैं। आगे एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे यार इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस मीडियम की। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस हम कराएंगे एक्वस मीडियम में। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं CuSO4 की। ठीक है, एक्वस मीडियम में हम लेते हैं, देखो ये ब्रेक होगा किसमें, Cu+2 में और SO4 2- में।
ठीक है। और देखो वाटर भी है, ध्यान रखना है वाटर भी है। एक्वस मीडियम में लिया तो वाटर भी होगा, तो वाटर ब्रेक होगा किसमें, H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, तो एक बार वापस देखो हमने क्या किया, CuHO4 है, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराई एक्वस मीडियम में, तो देखो यार ब्रेक होगा Cu पॉजिटिव, सॉरी Cu+2 और SO4 2 माइनस में। और देखो वाटर भी है, तो वाटर भी ब्रेक होगा किसमें, देखो वाटर ब्रेक होगा किसमें, देखो वाटर है ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस में। ठीक है जी। अब देखो जो कैथोड है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो अटैक करेगा पॉजिटिव को, तो देखो Cu पॉजिटिव और जो H प्लस है वो कहाँ से चले जाएंगे, कैथोड पे। और देखो एनोड पे क्या चलेगा, नेगेटिव पार्ट जो क्या है SO4 2 माइनस और OH माइनस, ये कहाँ पहुंच जाएंगे, एनोड पे साहब। ठीक है, अब देखो यार हमने पढ़ा था अभी पहले कैथोड पे क्या होता है साहब, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, अब देखो यार दो चीजें आ गई कैथोड पे, क्या क्या, Cu+2 और H प्लस, ये दो चीजें आ गई साहब कैथोड पे। देखो कैथोड पे क्या क्या है, Cu+2 और H प्लस। अब देखो यार हमको ये पता करना है कि रिडक्शन है वो इन दोनों में से किसका होगा, तो बहुत ही आसान। देखो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे जाएंगे, जो टेंडेंसी है खुद को रिड्यूस करने की वो क्या है, बढ़ती जाती है। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखें तो देखो कॉपर कहाँ आ रहा है साहब, कॉपर आ रहा है ये, और 18वें नंबर पे हाइड्रोजन। तो देखो यार एसआर पे किसका जाता है, कॉपर का। कॉपर है उसका एसआर भी ज्यादा है या ना, यानी खुद को रिड्यूस करने की एबिलिटी है वो कॉपर में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है यार देखो Cu+2 और H प्लस, इसमें से रिडक्शन किसका होगा, Cu+2 का, ये रिड्यूस हो जाएगा Cu में। क्यों, क्योंकि देखो इसका SRP ज्यादा है, यानी खुद को रिड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो इसकी ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह से अगर यार हम Na2SO4 की बात करते हैं तो देखो यार ये ब्रेक हुआ किसमें, Na पॉजिटिव और SO4 2 माइनस में। ठीक है, SO4 2 माइनस में, और वाटर है तो देखो वाटर ब्रेक हुआ H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, अब देखो यार ये दोनों पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ चले जाएंगे, कैथोड पे। तो देखो कैथोड पे आ जाएगा Na पॉजिटिव और H प्लस। अब यार यहाँ बताओ रिडक्शन किसका होगा, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें हम, देखो सोडियम कहाँ है साहब, ये रहा सोडियम, और H प्लस कहाँ है, ये रहा। यानी जो H प्लस है इसकी SRP ज्यादा है, यानी खुद को रिड्यूस करने की जो टेंडेंसी है वो H प्लस की जाता है। यानी यहाँ क्या होगा, H प्लस है इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये जो H प्लस है ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है जी, तो देखो यार इसलिए यहाँ हम देखें तो देखो यार यहाँ क्या H प्लस है इसका रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो इसकी SRP ज़्यादा है, यानी जो टेंडेंसी है रिड्यूस करने की खुद को वो ज़्यादा है। तो देखो H प्लस है इसका रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ से H2 गैस बाहर निकल जाएगी। देखो रिडक्शन कैसे हुआ, यहाँ देखो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 है, यहाँ 0 होगी तो देखो रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से यार ये देखो हमने कैथोड की बात कर ली है, यहाँ देखो रिडक्शन हुआ था किसका, कॉपर+2 का, क्योंकि SRP इसका जाता है, और नीचे वाले में H प्लस का, क्योंकि H प्लस की SRP ज़्यादा थी किससे, सोडियम से। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं यार एनोड की, अब हम बात कर लेते हैं एनोड की। ठीक है, देखो एनोड की हम बात करें तो देखो यार एनोड पे क्या है साहब, SO4 2 माइनस और OH माइनस। तो देखो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखो कैथोड पे होता है रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो देखो यार अब बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा, SO4 2 माइनस का होगा या OH माइनस का होगा। तो देखो एक बात ध्यान रखना, क्या जो देखो यार SO4 2 माइनस है, F माइनस है, और देखो जो NO3 माइनस है। ठीक है, ये जो तीनों हैं इनकी ऑक्सीडेशन की जो कैपेसिटी है, खुद को ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं साहब। एक बार वापस क्या, देखो ये जो तीनों हैं HO4 2 माइनस, F माइनस और NO3 माइनस। ठीक है, ये जो तीनों हैं इनमें जो ऑक्सीडेशन है वो आसानी से नहीं होता। ठीक है, ये क्या आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसीलिए देखो यहाँ क्या है, SO4 2 माइनस है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, OH माइनस है आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और O2 है जो रिलीज हो जाएगी। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो -1 है। ठीक है, यहाँ 0 है तो देखो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, देखो हम बात करें NO2SO4 की, तो देखो यहाँ भी क्या है, एनोड पे SO4 2 माइनस ही है, तो देखो यहाँ भी क्या होगा, OH माइनस है उसका रिडक्शन उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा O2 में। इस तरह से यार ये ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ इधर भी। अब यार हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है जी, हाँ तो दोस्तों बात कर लेते हैं नीट 2020 के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान। ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑपरेन एट एनोड विल बी। तो देखो यार यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिया हुआ है H2SO4, हाँ H2SO4 लिया हुआ है,
एक्वस मीडियम है, डाइल्यूट का मतलब वाटर बहुत है, एक्वस मीडियम है, ठीक है। अब देखो बात करनी है एनोड की, ठीक है। तो देखो यार कैथोड पे क्या होगा, देखो H ये ब्रेक होगा H प्लस और SO4 माइनस में, तो कैथोड पे तो चल जाएगा H प्लस, जिससे हमको मतलब नहीं है। बात करनी है हमको एनोड की, ठीक है। तो देखो यार एनोड पे क्या जाएगा, नेगेटिव पार्ट जो क्या है SO4 2 माइनस, और देखो यहाँ एक्वस मीडियम में तो ब्रेक होगा वाटर H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। तो एनोड पे क्या जाएगा, OH माइनस जाएगा नेगेटिव पार्ट। अब देखो अभी हम देखा, देखो HO4 2 माइनस है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। OH माइनस है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी, तो आंसर भी हो जाएगा एनोड पे क्या मिलेगी हमको, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो यार देखो यही हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस हमको मिलेगी, आंसर होगा 1, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं CBSE IPMT 2002 की, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl when PT electrode is taken and then H2 is liberated at the cathode while with Hg cathode is formed sodium amalgam because। तो देखो यार क्वेश्चन क्या है, मैं समझाता हूँ। देखो जो क्वेश्चन ये है कि जो NaCl है उसके कैथोड है उस पर H2 गैस रिलीज होती है जब हमने इलेक्ट्रोड लिया PT यानी प्लेटिनम का, लेकिन हम इलेक्ट्रोड Hg का ले लें तो क्या सोडियम अमलगम बन जाता है। देखो ऐसा क्यों, तो ये हम समझते हैं। देखो यार अगर हम NaCl लेंगे तो देखो क्या होगा, सोडियम प्लस है कैथोड पे चले जाएगा, ठीक है, और H प्लस भी कैथोड पे चल जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है, ये होगा। लेकिन कब, जब हम पीटी कैथोड, देखो जनरली हम क्या लेते हैं, पीटी लेते हैं प्लेटिनम का। देखो क्यों, क्योंकि देखो यार ये बहुत अच्छा कैटलिस्ट होता है और बहुत ही कम वोल्टेज पे जो हाइड्रोजन गैस है उसको लिबरेट करा देता है, इसलिए हम जनरली जो कैथोड लेते हैं उसके किसका लेते हैं, प्लेटिनम का, ठीक है। तो देखो यार क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोड है अगर हम Hg का ले लें, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोड हम Hg का ले तो देखो होता क्या है, Hg का हमने इलेक्ट्रोड ले लिया था तो होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो जो Hg है वो बिल्कुल भी अच्छा कैटलिस्ट नहीं है साहब, ठीक है। और देखो इसको अगर हाइड्रोजन लिबरेट करानी है तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत होगी। क्या साहब, देखो जो Hg है बिल्कुल भी अच्छा क्या कैटलिस्ट नहीं है, और यहाँ अगर हमको हाइड्रोजन लिबरेट करानी है कैथोड पे तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होगी। इसी के साथ साथ क्या है, जो Hg है वो जो सोडियम है उसको क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है और बना लेता है सोडियम अमलगम, ठीक है। क्या जो Hg है वो सोडियम को डिजोल्व करके बना लेता है सोडियम अमलगम, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। देखो बी वाला पढ़ो, मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस H प्लस एट Hg देन Pt, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है, देखो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो देखो यार अभी अभी हमने देखा, देखो Hg अगर हम लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड अगर हम Hg का लेंगे तो कैथोड पे अगर हम हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर हम Pt लेंगे जो कि हम जनरली लेते हैं तो यहाँ क्या है, बहुत अच्छा क्या होता है, कैटलिस्ट होता है और आसानी से H2 लिबरेट करा देता है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से, उसके 2 लॉ हैं जो फेराडे साहब ने दिए थे, उनको हम एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ये क्या कहता है कि देखो यार ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस जो सबस्ट्रेट डिपॉजिट होगा उसका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, ठीक है। जैसे हमने डैनियल सेल पढ़ी थी, तो देखो यहाँ कैथोड पे क्या हो रहा था, कोपर डिपॉजिट हो रहा था, आपको पता हो तो, ठीक है। तो यार फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जो सबस्ट्रेट डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, जो सबस्ट्रेट डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, उसका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, ठीक है। अब देखो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो देखो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, जेड लग जाएगा, ठीक है। क्यू बराबर देखो चार्ज बराबर होता है IT, ठीक है। तो यार इस तरह से एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा, क्या, वेट बाय, ठीक, इक्विवेलेंट वेट बराबर IT बाय 96500। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जरूर याद रखना, ठीक है। तो यार यहाँ W क्या है, वेट है, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, I क्या है, I है साहब करंट, ठीक है। I का मतलब हो गया करंट और T का मतलब है टाइम, ठीक है। यार जो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है उसमें लास्ट में ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं CBSE APMT 2009 के क्वेश्चन की, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरा का पूरा। देखो क्या पूछा रखा है हमको, ठीक है। एल्यूमिनियम है
उसका मास पूछ रखा है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। Al2O3 इज रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस एट लो पोटेंशियल एंड हाई करंट। ठीक है, करंट दे रखा है हमको, ठीक है, टाइम दे दिया, ठीक है, और पूछा है एल्यूमिनियम का क्या मास पूछा है। ठीक है, तो यार फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था हमने, उसमें एक फॉर्मूला था। ठीक है, तो देखो यार इस फॉर्मूले में हमको जो जो चाहिए वो सब है। देखो वेट बताना है, ठीक है, आई की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁴, ठीक है, टाइम दे रखा है, ठीक है, 6 आवर्स, ठीक है, फिर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 60 × 60 कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट देखो यहाँ क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम में। ठीक है, तो देखो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मोलिकुलर वेट बाय बैलेंस फैक्टर। ठीक है, देखो यहाँ बैलेंस फैक्टर क्या है, 3 है, देखो एल्यूमिनियम +3 में तो 3 हो जाएगा, और एल्यूमिनियम का मोलिकुलर वेट होता है 27 तो इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा 9। ठीक है, और वापस देखो एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम का मोलिकुलर वेट, एल्यूमिनियम है उसका मोलिकुलर वेट होता है 27, बैलेंस फैक्टर है 3, तो देखो इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा 9। अब देखो हमारे पास सब कुछ है ना, फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो वेट हमको बताना है, इक्विवेलेंट वेट आ गया 9, ठीक है, आई क्या है 4 × 10⁴, ठीक है, और देखो टाइम क्या है 6 आवर, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 60 × 60, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 96500, इसको आप सोल्व करोगे तो देखो आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन भी होता है। ठीक है जी, अब देखकर हम बात कर लेते हैं AIPMT 2016 फेज 2 के क्वेश्चन की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो ये भी देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो देखो यार NaCl है, ब्रेक होगा Na+ और Cl- में, Cl- का जाएगा एनोड में, ठीक है, और Cn- है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन और कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस में। ठीक है, अब देखो यार यहाँ एन फैक्टर है, क्या तो बैलेंस फैक्टर क्या निकल के आएगा, तो देखो बैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर हम निकालें तो देखो यार यहाँ -1 है, इस पे चार्ज ये 0 है ना, तो -1 -0 और एक क्लोरीन कितना है 2 × 2, तो एन फैक्टर निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, और हम इक्विवेलेंट वेट निकालें, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर या कह दो बैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट क्या होगा क्लोरीन गैस का, ठीक है, क्लोरीन गैस का मोलिकुलर वेट होता है 71, ठीक है, एन फैक्टर आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा लगभग 35.5। ठीक है, तो यार कुछ बचा नहीं है। ठीक है, देखो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ गया, ठीक है, 35.5, ठीक है, क्या आ गई आई आ गई, ठीक है, 3 एम्पियर, टी पता है करना है। ठीक है, अब देखो यार वेट क्या हो जाएगा, देखो वेट निकालना तो बहुत ही आसान, देखो वेट कैसे निकालते हैं, मोल बराबर होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोल दे रखा है 0.10, ठीक है, सॉरी 0.10, ठीक है, वेट देखो और मोलिकुलर वेट क्या होगा इसका साहब 71, ठीक है, क्लोरीन गैस Cl2 है, इसका मोलिकुलर वेट 71 होगा जी। ठीक है, वेट निकल के आ जाएगा क्या 7.1। अब देखो यार पुट कर दो यार आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो टाइम निकल के आएगा, वो सेकंड में आएगा, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे हम। देखो एक बार कर लेते हैं, देखो इसको भी, देखो फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बराबर IT 96500। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करें हम तो देखो वेट आ गया 7.1, इक्विवेलेंट वेट आ गया हमारा कितना 35.5। ठीक है, और देखो आई है मतलब करंट है 3 × T और 96500। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना यार। ठीक है, टाइम लगभग आ जाएगा शायद लगभग 6433 के सेकंड है। ठीक है, डिवाइड बाय 60 करोगे तो आ जाएगा लगभग यार बी। ठीक है जी, यार बहुत ही आसान क्वेश्चन था अगर आप ढंग से करो तो। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ तो हो क्या रहा है, देखो एनोड पे है ना, क्या हो रहा है क्लोरीन माइनस क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ एन फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। ठीक है, क्लोरीन गैस का मोलिकुलर वेट होता है 71/2, तो इक्विवेलेंट वेट आ गया 35.5। ठीक है, आई है ये हमको पता कितना साहब 3। ठीक है जी, टाइम हो गया, यही तो हमको पता करना है। वेट हमने निकाल लिया, बहुत आसान, क्या मोल बराबर होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो यार वेट आ गया 7.1। ठीक है, मोल दे रखा था 0.10। ठीक है, वेट हमको पता था और मोलिकुलर वेट है 71, तो देखो यार वेट आ गया, सब कुछ पता है। ठीक है, जो टी निकल के आएगा फॉर्मूले में पुट करोगे तो लगभग 6433।
ठीक है। ये आया सेकंड में, मिनट में कन्वर्ट करोगे यानी 60 का से डिवाइड कर दोगे तो लगभग 110 मिनट है ना, 110 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं सीबीएसई एआईपीएमटी 2016 फेज 2 के क्वेश्चन की। ठीक है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्या पूछा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखो यार एक फिजिक्स में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, Q बराबर एन। ठीक है, ये भी आपको पता है, तो देखो यार क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। देखो Q बराबर होता है आई टी। ठीक है, चार्ज बराबर होता है आई टी, तो चार्ज कितना हो जाएगा, देखो 1 इंटू टी करेंगे तो 60। ठीक है, 60 कूलम आ जाएगा Q। एन हमसे पूछा है और, ठीक है, ई कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो यार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। देखो आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, क्या, Q बराबर, एक सेकेंड, Q बराबर एन ई। ठीक है, Q हम पता कर लेंगे, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखो Q कितना हुआ, ठीक है, देखो Q हुआ, ठीक है, आई टी, देखो Q बराबर होता है आई टी। ठीक है, ये I है की वैल्यू 1, ठीक है, टाइम है 60 सेकेंड, एन हमको पता करना है और ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, देखो यार आसान सा क्वेश्चन हो गया है ना, डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, सी। ठीक है, 3.75 इंटू 10 की पावर 20। ठीक है जी। अब देखो हम बात करते हैं नीट 2020 के क्वेश्चन की। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। ठीक है, देखो हो क्या रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही होगी और जो कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है साहब, कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन हो रहा होगा और कैल्शियम बन रहा होगा। ठीक है, कैथोड पे चल रहा है सब कुछ। ठीक है, यही होगा, देखो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी थी। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ, नेगेटिव पार्ट जाएगा एनोड की तरफ। ठीक है, और यहाँ देखो कैथोड पे क्या होता है, ठीक है, रिडक्शन होता है और कैल्शियम बन रहा होगा, कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा होगा इस तरह से। ठीक है, देखो यहाँ से ध्यान से सुनना, देखो 1 मोल कैल्शियम +2 है। ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम में, तो हमको यार कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। और देखो यार ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है 1 फेराडे, तो दो इलेक्ट्रॉन कितने फेराडे कैरी करेंगे, 2 फेराडे। ठीक है, तो देखो यार यहाँ हम 1 मोल Ca+2 को कन्वर्ट कर रहे हैं कैल्शियम में, ठीक है, Ca में, तो 2 फेराडे दे रहे हैं। ठीक है, 2 फेराडे दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पूछा गया है 20 ग्राम कैल्शियम के लिए, तो देखो मोल बराबर क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, वेट कितना दे रखा है 20 ग्राम, मोलिकुलर वेट क्या होता है कैल्शियम का, ये भी दे रखा है 40, तो मोल आ गए 1/2। ठीक है, अब देखो यार सिंपल सी मैथ्स है, 1 मोल के लिए, ठीक है, 1 मोल के लिए हमको चाहिए, एक सेकेंड यार रुको, 1 मोल के लिए हमको चाहिए साहब कितने, 2 फेराडे। ठीक है, तो 1/2, ठीक है, सॉरी 1/2, यानी हाफ मोल के लिए हमको चाहिए होंगे कितने फेराडे, तो बहुत ही आसान, 2 इंटू 1/2 यानी 1 फेराडे। ठीक है, तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन थी यार, आसान हो जाए, सॉरी आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक है, देखो यार हमको क्या बनाना है, कैल्शियम। ठीक है, ये सब देखो यार इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, कैथोड पे ये सब चल रहा होगा, कैल्शियम बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ठीक है, कैल्शियम +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है 1 फेराडे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे 2 फेराडे। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 ही मोल है, कैल्शियम +2 का 1 ही मोल है, तो 1 मोल के लिए 2 फेराडे। ठीक है, 2 फेराडे की जरूरत है, तो हाफ मोल के लिए 1 फेराडे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है AIPMT 2014 का। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हेन 0.1 मोल ऑफ MnO4 इज ऑक्सीडाइज्ड and the quantity of the electricity required to completely oxidize MnO4 to MnO4 H। ठीक है, तो देखो आसान क्वेश्चन है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ठीक है, MnO4 का। ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, देखो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन +6 है ना, ऑक्सीडेशन हुआ +7 होगी। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, और अभी अभी हमने पढ़ा जस्ट कि 1 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है 1 फेराडे। ठीक है, और देखो यहाँ 1 मोल है।
ठीक है। और हम बात कर रहे हैं 0.1 मोल की, ठीक है। क्या हम बात कर रहे हैं 0.1 मोल की, ठीक है। तो देखो यार 0.1 मोल में कितने फेराडे होंगे, 0.1 फेराडे, ठीक है। और एक फेराडे में कितना चार्ज होता है, 96500, ठीक है। तो 0.1 फेराडे में कितना चार्ज होगा, एक जीरो हटा दो यार, 9650, ठीक है। तो एक बार वापस देखो, समझ में आया आपको। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये, ठीक है। अब देखो एक ही इलेक्ट्रॉन कैरी करता है 1 फेराडे, ठीक है। हम यहाँ 1 मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है 0.1 मोल के लिए। तो देखो 0.1 में देखो एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है 1 फेराडे, तो 0.1, ठीक है, मोल की हम बात करें तो वहाँ फेराडे कितना आ जाएगा, 0.1 फेराडे, ठीक है। अब देखो एक फेराडे में कितना चार्ज होता है, देखो 1 फेराडे बराबर होता है 96500 के, ठीक है। तो यार बहुत आसान है, 0.1 फेराडे किसके इक्वल होगा, 9650 के, एक जीरो हटा दो यार, ठीक है। इतना सा है तो यार आंसर हो जाएगा, देख लो, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। देखो फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है कि देखो हमने यहाँ क्या, दो सेल ली ए और बी, ठीक है, दो अलग अलग सेल है ए और बी। अब हमने इसमें क्या किया, सेम करंट फ्लो करवाया, हमने सेम करंट फ्लो करवाया यहाँ, ठीक है। तो देखो जो W है, W क्या था साहब, ठीक है, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका मास, ठीक है, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट की, ठीक है। क्या देखो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, रेशियो बन के W1 बराबर W2 इक्वल्स टू E1 बाय E2। अब देखो यहाँ W1 और W2 का मतलब क्या है, देखो W1 वो है जो ए सेल है उसमें जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो है W1, और बी सेल में जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो हो गया W2, ठीक है। यार ये रेशियो जरूर याद रखना, W1 बराबर W2 इक्वल्स टू E1 बाय E2, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं APMT 2014 के क्वेश्चन की। जी देखो यार ये भी क्वेश्चन है, उसी सेम कॉन्सेप्ट बेस है जो अभी हमने देखा। देखो यहाँ क्या है, द वेट ऑफ द सिल्वर डिस्प्लेस बाय द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेस 5600 ml ऑफ ऑक्सीजन एट एचटीपी विल बी, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी है वो सेम है, तो देखो ये लग जाएगा वेट ऑफ Ag बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है। देखो यार इक्विवेलेंट ऑफ Ag और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन हम निकाल लेंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन या मास ऑफ ऑक्सीजन हमको निकालना है, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, बाकी फिर ये पूछा है, ठीक है, मास पूछा है या वेट पूछा है सिल्वर का, ये हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यार पहले दोनों के इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, देखो एन फैक्टर क्या होगा, देखो मोल एक ही है, चार डिफरेंस देखे तो ये +1 से 0 में जा रहा है, तो देखो यार चार डिफरेंस आ गया 1, मोल भी 1 है, तो एन फैक्टर निकल के आ गया साहब क्या 1। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, देखो इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट जो है 108 Ag का है सिल्वर का, एन फैक्टर हो गया 1, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया 108, ठीक है। Ag का इक्विवेलेंट वेट आ गया 108। इस तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करें तो देखो यार मोलिकुलर वेट होगा O2 का, ठीक है, 32। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, 2O2 माइनस है, कन्वर्ट हो रहा होगा ऑक्सीजन में, तो देखो चार्ज डिफरेंस कितना है 2 का, ठीक है, 2 का चार्ज डिफरेंस है, देखो -2 है यहाँ 0 है तो 2 का हो गया, और मोल कितने 2, तो एन फैक्टर निकल के आ जाएगा 4। तो देखो यार इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन है वो हो जाएगा 8, ठीक है। तो देखो यार Ag का इक्विवेलेंट वेट आ गया 108, O2 का आ गया कितना 8, ठीक है। अब हम वेट या मास निकाल लेते हैं किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। देखो मोल बराबर क्या होता है, वॉल्यूम की टर्म में बात करें तो वॉल्यूम है ना बाय एचटीपी, अगर एचटीपी है तो कितना हो जाता है 22.4, ठीक है। देखो एचटीपी में बात करें तो मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम के टर्म में क्या होता है, मोल बराबर वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, ये लीटर है, यहाँ ml में दे रखा है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 5.6 लीटर बाय 22.4 लीटर, तो मोल आ जाएगा 1/4, ठीक है। देखो यार मोल आ गया 1/4, ठीक है। अब देखो आसान है, 1/4 वेट निकालना है, और मोलिकुलर वेट क्या होता है ऑक्सीजन का 32, तो x बराबर आ गया 8, ठीक है। तो वेट आ गया यार है ना, जो ऑक्सीजन है उसका वेट भी आ गया, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट भी है सबके। अब क्या निकाला, वेट निकालना है सिल्वर का, तो बहुत ही आसान है, देखो हमको सिल्वर का वेट निकालना है जी, ठीक है। ऑक्सीजन का वेट 8 आ गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag आ गया 108,
ठीक है। और जो ऑक्सीजन है उसका इक्विवेलेंट वेट भी आ गया 8, तो यार 8 से 8 गया, तो वेट है Ag का 108 हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, तो डी आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं AIPMT 2005 के क्वेश्चन की, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फैराडे सेकंड लॉ का यूज करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो हमको क्या दे रखा है, और एल्यूमिनियम है, उसका मास दे रखा है, ठीक है। इज डिपोजिटेड ए कैथोड फ्रॉम Al+3 solution by a certain quantity of electric charge. The volume of the hydrogen produced at the H2B from H plus ion is in solution by the same quantity of electric charge will be, ठीक है। अगर हमको यहाँ वॉल्यूम पता करनी है, ठीक है, HTP पे किसकी, हाइड्रोजन की, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, वेट निकाल लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन जो है उसका वेट निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार वेट आ गया हमारे पास तो वॉल्यूम भी बहुत आसानी से आ जाएगी। देखो हम सोल्व करते हैं, देखो कैसे। देखो फैराडे सेकंड लॉ हमने देखा था क्या, अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, है ना, ए और बी सेल में हमने देखा था, ठीक है, तो W1/W2 बराबर होता है E1/E2, ठीक है जी। हाँ भी यही होगा, ठीक है। मास जो है एल्यूमिनियम का बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन के, ठीक है। हाँ हमने यहाँ क्या है, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, देखो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, हम पास करें तो देखो ये रिलेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। फैराडे सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, ठीक है। एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, देखो 27/3, तो 9 आ जाएगा यहाँ तो, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ क्या हो रहा होगा, 2H+ कन्वर्ट हो रहा होगा H2 में, ठीक है। H2 का मोलिकुलर वेट होता है 2, एन फैक्टर भी 2 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 1 के, ठीक है जी। और देखो जो मास है एल्यूमिनियम का वो हमको दे रखा है, तो देखो यार मास ऑफ हाइड्रोजन हमको बहुत आसानी से मिल जाएगा इस फॉर्मूले से, 0.5 ग्राम, ठीक है। बहुत ही आसान था, देखो यार, ठीक है, सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है, ये सब थे हमारे पास, ठीक है। एल्यूमिनियम का मास दे रखा था, हाइड्रोजन का मास हमने पता कर लिया, इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का और इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का भी हमने पता कर लिया, और जो मास है हाइड्रोजन का वो 0.5 आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, देखो HTP की बात हो रही है, देखो मोल बराबर क्या होता है, एक सेकेंड, देखो मोल बराबर होता है, ठीक है, HTP की हम बात करें तो मोल बराबर क्या जी, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, ठीक है। मोल का एक और फॉर्मूला होता है, देखो मोल बराबर होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो वेट क्या है 0.5, मोलिकुलर वेट का जाएगा 2, तो देखो यहाँ आ जाएगा 0.5/2, वॉल्यूम हमको पता करना है, ठीक है, और 22.4 लीटर है ना, बाय, तो यार देखो x आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो देखो यार 11.2 ये, ठीक है, 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आ जाएगा कितना जी, 5.6, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो हमारे पास देखो यार वेट आ गया था किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। देखो फिर फॉर्मूला लगा था मोल का, HTP की हम बात करें तो वॉल्यूम बाय 22.4, यार अपने मोल चैप्टर में बेसिक जो है उनमें है यार ये सब फॉर्मूले, ठीक है। फिर हमने मोल फाइंड कर लिया, देखो 0.5/2 मोलिकुलर वेट, मोल आ गया 0.5/2, इसको आप सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगी डी, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कंडक्शन की, ठीक है। आगे हम बात करने वाले कंडक्शन की, तो देखो यार दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर, दूसरे होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। दो तरह के कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखो मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, क्या, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी यार, है ना। दूसरी बात है यार, देखो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या कंडक्टिविटी तो कम होनी ही है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, देखो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या रेजिस्टेंस है वो कम होती है, और रेजिस्टेंस कम होगी तो कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, तो ये आसान सा था, ठीक है। देखो यार रेजिस्टेंस है, इसका ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, रो है ना L/A, ठीक है, ये होता है क्या, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। देखो L क्या है, L है लेंथ, A है एरिया, और रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो यार हमने ये देखा R बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस बराबर रो L/A, और देखो आप ध्यान से सुनना, ये जो L/A है वो सेम सेल के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो L/A है वो सेम सेल के लिए कांस्टेंट होगा, इसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट या G*, ठीक है। ये भी जरूर याद रखना। अब हम आगे चलते हैं, आगे है मोलर कंडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा एम है ये भी बोलते हैं, ठीक है, लैम्डा एम या मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है।
खैर जो मोलर कंडक्टिविटी है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1000 इंटू कापा बाय मोलरिटी। ठीक है, क्या साहब देखो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उससे क्वेश्चन आता है। देखो लेमडा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है 1000 इंटू कापा बाय मोलरिटी। और देखो ये जो कापा है ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कापा। ठीक है, कापा बराबर होता है 1/ρ। ठीक है, रो क्या था साहब, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो देखो कापा बराबर क्या होता है 1/ρ। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं AIPMT 2015 क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन आसान सा है। देखो क्या, एक सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो यार इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर हो जाएगा HCl। देखो क्यों, देखो जो HCl है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए क्या है ये कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है अपने आयंस में। ठीक है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा अपने आयंस में, इसलिए क्या है अच्छा कंडक्टर भी होता है। बाकी हम देखें यार ये तो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए यार आंसर हो जाएगा B। ठीक है जी। अब देखो यार एक और बात, देखो जो यूनिट्स हैं, ठीक है, देखो कापा की यूनिट्स है ना, और मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट्स, हो सके तो यार इनकी यूनिट्स भी याद रखना। जिससे क्या होगा, देखो यार कभी कभी क्या है, जैसे कापा है इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, तो कुछ और भी नाम आ जाए तो यूनिट्स हम पता कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कापा है, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये होती है कापा की यूनिट। और देखो यार जो ओम है उसका एक रिलेशन होता है साई से, तो साई बराबर होता है 1/ओम। ठीक है, तो देखो यहाँ यूनिट क्या हो जाएगी, साई। ठीक है, ओम इनवर्स, देखो ओम इनवर्स बराबर होता है साई, तो देखो साई। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स ये भी हो जाएगी यूनिट। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं AIPMT 2016 फेज 2 के क्वेश्चन की। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मोलर कंडक्टिविटी पूछी, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है साहब, 1000 इंटू कापा बाय मोलरिटी। तो देखो मोलरिटी क्या है 0.5, ये है मोलरिटी। ठीक है, वो कापा की वैल्यू क्या है 5.76 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो देखो यार ये क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी या फिर कह दो यार स्पेसिफिक कंडक्टेंस से एक ही बात होती है। ठीक है, बाकी यार आप यूनिट जरूर याद रखना। देखो कापा की यूनिट क्या होती थी, साई सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो ये कापा की यूनिट है, तो ये यानी मतलब ये कापा की वैल्यू दे रखी है हमको। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था यार इनकी यूनिट याद रख लेना हो सके तो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करना 1000। ठीक है, कापा की जगह रख दो 5.76 इंटू 10⁻³ मोलरिटी है 0.5। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, अब देखो यार नीट 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हमको दे रखा है कापा की वैल्यू, यूनिट से देख सकते हो ये है कापा। ठीक है, कापा की वैल्यू दे रखी है ना, कितनी 0.0210। ठीक है, और आर की वैल्यू दे रखी है। तो देखो आर बराबर क्या होता है, एक सेकेंड, आर बराबर होता है रो L/A। और देखो ये जो रो है और कापा है इसका एक रिलेशन होता है, देखो क्या, तो कापा बराबर होता है 1/ρ। कापा बराबर होता है 1/ρ। तो देखो यार यहाँ रो की जगह हम कापा लगाएं तो देखो क्या होगा, आर बराबर रो की जगह हो जाएगा 1/कापा इंटू L/A। और यही हमको पता करना है। देखो L/A है, वही तो होता है ना सेल कांस्टेंट, वही तो होता है ना साहब सेल कांस्टेंट। ठीक है यार लगा दो, देखो आर की एक सेकेंड, आर हो जाएगा 60, 1/कापा वो क्या हो जाएगा 0.0210 एंड सेल कांस्टेंट L/A, ये होता है सेल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू तो हमको पता करनी है, तो देखो ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करो और सेकंड आंसर आ जाएगा। ये है नीट 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं AIPMT 2010 के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है, इन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू। देखो क्वेश्चन ये है कि देखो यार हम डाइल्यूशन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो जो कंडक्टेंस बढ़ रही है उसका रीजन क्या है। तो देखो यार बहुत ध्यान से समझने की बात है ये। देखो पहली चीज़ तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब 100% आयनाइजेशन तो होगा ही, डाइल्यूशन करें या ना करें 100% आयनाइजेशन तो होगा ही। तो डाइल्यूशन क्या कर रहा है, तो देखो डाइल्यूशन एक ही चीज़ कर रहा है, क्या, आयनिक मोबिलिटी बढ़ा रहा है। देखो अगर किसी भी सॉल्यूशन है उसको हम डाइल्यूट कर देंगे तो जो आयंस है उसका जो फ्री मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे आसानी से जा पाएंगे, यानी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो डाइल्यूशन करने से क्या हुआ, केवल आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी।
ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा। अब देखो अगला पूछे 100% आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोड एट नॉर्मल डाइल्यूशन। देखो डाइल्यूशन करने से 100% आयनाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि देखो यार वो तो ऐसे भी होना था। क्यों? क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयनाइजेशन तो ऐसे भी होना था। डाइल्यूशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इंक्रीज इन बोथ नंबर ऑफ आयनाइजेशन, देखो नंबर ऑफ आयनाइजेशन नहीं बढ़ेगा डाइल्यूशन करने से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आयनाइजेशन तो ऐसे भी होना है 100%, तो देखो ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। केवल एक ही चीज़ है, आयन की मोबिलिटी बढ़ रही है डाइल्यूशन से, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं कार्ल राउस लॉ की, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कार्ल राउस लॉ की। तो देखो सबसे पहली बात, ठीक है, कार्ल राउस लॉ की हम बात करेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम बात करेंगे कार्ल राउस लॉ की। तो देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताता है कौन? कार्ल राउस लॉ। तो देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? एनाइन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस केटाइन के मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। एक बार वापस क्या, देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो केटाइन की मोलर कंडक्टिविटी और एनाइन की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो जैसे हम AlCl3 माइनस है, ठीक है, इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये ब्रेक होगा Al+3 में और 3Cl माइनस में, ठीक है। तो यार AlCl3 की मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। केटाइन की मोलर कंडक्टिविटी जो क्या है Al+3, ठीक है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी प्लस एनाइन क्या है Cl माइनस है, इसकी मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर। तो देखो यार यहाँ देखो AlCl3 की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्लस 3 इंटू, देखो 3 क्यों आया? क्योंकि देखो क्लोरीन माइनस है वो भी 3 है, तो 3 इंटू, ठीक है, क्लोरीन माइनस की मोलर कंडक्टिविटी के बराबर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। इस तरह से हम बात करें यार, ठीक है, Al2SO4 2 माइनस, देखो ये ब्रेक होगा 2Al+3 एंड 3SO4 2 माइनस में। तो देखो आसान सा है, देखो इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, 2 इंटू एल्यूमिनियम+3 की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में प्लस 3 इंटू SO4 2 माइनस की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, इसके सम के बराबर हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन है AIPMT 2012 का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, ये बताना है। वही जोड़ तोड़ का हिसाब है साहब, ठीक है। देखो यार NH4OH ब्रेक होता है NH4 प्लस और OH माइनस में। तो देखो यार ये कहाँ से मिल रहे हैं जोड़ तोड़ के, ठीक है। तो देखो यार डी वाला ऑप्शन देखो, तो देखो यार यहाँ NH4Cl है तो यहाँ से मिल जाएगा NH4Cl माइनस। ये Cl माइनस की दिक्कत है तो इसको कहीं से निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो निकल जाएगा, देखो आप, ठीक है। अगला आता है NH4OH, ये भी प्लस कर दिया तो देखो यहाँ से हमको ये दोनों तो मिल गए। अब कहीं से यार ये दोनों जाए तो देखो माइनस कर दिया NaCl, तो ये हो गया, ये गए और ये दोनों बच गए, तो ये आंसर हो गया डी, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था यार, ठीक है। और क्वेश्चन है यार आसान सा नीट 2019 का, ठीक है। हमको बताना है एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड में क्या है CH3COO माइनस और H+, ठीक है। अब देखो यार H+ और ये दोनों हमको कहाँ से मिल रहे हैं? देखो एक तो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या मिल गया हमको K, इसको हमको निकालना है, ठीक है। और देखो यार H+ है यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा क्या मिल गया SO4 माइनस। और देखो यार जो H+ मिला है वो भी 2 मिल गए, तो यार 2 दिक्कत है यहाँ, है ना। एक तो देखो ये एक्स्ट्रा मिल गया और ये जो H+ मिल रहा है वो भी डबल मिल रहा है, तो हम देखो एक तो इसे हाफ कर देंगे, ठीक है, एक तो इसे हाफ कर दिया, SO4 को माइनस कर देगा ये वाला, ठीक है। तो ये SO4 को माइनस कर देगा वाई वाला, ठीक है। इसी के साथ साथ जो K है इसकी समस्या भी दूर करेगा, लेकिन यहाँ भी दिक्कत है। K क्या है 2 है, हमको तो एक को ही माइनस करना है तो y/2 हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है। कुल मिला के हम ये करें, देखो जो Z है इसको प्लस कर दें, ठीक है, x को भी प्लस करना पड़ेगा। यहाँ से देखो हमको CH3COO माइनस का काम यहाँ से हो गया, H+ का यहाँ से हो गया, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ 2 मिल रहा है ना, हमको तो एक ही चाहिए, तो x/2 कर देंगे और माइनस कर देंगे y/2 को, ठीक है। तो यार इस तरह से हमको पूरा ये मिल जाएगा CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड हमको मिल जाएगा। अच्छे से यार सोचना, बहुत ही आसान होते हैं यार इस तरह के क्वेश्चन। तो देखो यार आंसर क्या हो जाएगा, सब डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं नीट 2021 के क्वेश्चन की, ठीक है। देखो यार हमको यहाँ क्या बताना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3COOH
ठीक है, ये जो है इसकी मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। ठीक है, देखो हमको क्या दे रखा है, NaCl, HCl, ठीक है, CH3COO, ठीक है, इन सब की क्या दे रखी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा बड़ा कुछ है नहीं है। ठीक है, देखो सिंपल सी मैथ है, हमको चाहिए CH3COOH और हमको ये तीनों की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3। HCl की वैल्यू दे रखी है, NaCl की भी दे रखी है और इसकी भी दे रखी है। ठीक है, आप ये देखो कि ये जो तीनों इक्वेशन है इसको हम कैसे जोड़े या तोड़े जिससे क्या है CH3COOH आ जाए। ठीक है, क्या देखो यार एक बार वापस देखो, हमको क्या चाहिए CH3COOH, तो ये तीन इक्वेशन बनती है हमारे पास। इसको हम कैसे जोड़े तोड़े क्या करें जिससे क्या CH3COH हमें मिल जाए। तो देखो CH3COOH जो है ये ब्रेक होगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। ठीक है, तो देखो हमको क्या क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए और H प्लस चाहिए। तो देखो H प्लस तो HCl से आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है CH3COO माइनस ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और देखो ये जो बाकी बचा, ठीक है, ये यहाँ देखो Cl माइनस बच गया और यहाँ Na बच गया। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस कर दें NaCl तो ये चले जाएगा। तो देखो अगर हम थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को जोड़ें और उसमें से माइनस कर दें सेकंड इक्वेशन को, तो हमको क्या मिल जाएगा CH3COOH। देखो सिंपल सी मैथ है, देखो हम अगर एक सेकेंड थर्ड और फर्स्ट है इक्वेशन इसे जोड़ दें और इसमें से माइनस कर दें क्या सेकंड वाली, तो हमको ये मिल जाएगा क्या CH3COOH, यही मिलेगा। देखो यार हम इसे प्लस करते हैं तो देखो यार ये और ये आ गया है ना, और साथ में Na प्लस और Cl माइनस भी आ गया। ठीक है, इसलिए हम सेकंड अगर इक्वेशन में माइनस करेंगे तो देखो यहाँ से Na प्लस और Cl माइनस यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये निकल जाएगा और काम का चीज यानी CH3COO माइनस और H प्लस हमें मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड प्लस फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें तो देखो इनकी वैल्यूज हमको पता है। देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 91। ठीक है, देखो CH3COO इसकी वैल्यू है 91। ठीक है, HCl की भी दे रखी क्या 426। ठीक है, 426 है ना, और माइनस करना है हमको NaCl को, तो ठीक है NaCl की वैल्यू है 126। ठीक है, तो आ जाएगा 391। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की। तो अल्फा बराबर होता है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, देखो एक बार वापस क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा बराबर होता है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, देखो क्वेश्चन है नीट 2021 का। ठीक है, क्या पूछा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट या कह दो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला अभी भी हमने पढ़ा। देखो अल्फा बराबर क्या होता है साहब, अल्फा बराबर, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, देखो मोलर कंडक्टिविटी जो एसिटिक एसिड है उसकी रखी है 20, तो यार ये तो पता चल गया। अब देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी एसिटिक एसिड की। देखो एसिटिक एसिड क्या होता है CH3COOH। ठीक है, ये ब्रेक होगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल-राउस लॉ, देखो कार्ल-राउस लॉ क्या कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी बराबर होती है एनाइन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस केटाइन की मोलर कंडक्टिविटी के। ठीक है, तो देखो दोनों की वैल्यू दे रखी है H प्लस की भी और CH3COO माइनस की भी। देखो H प्लस की वैल्यू है 350 350 और इसकी है 50, तो देखो दोनों को प्लस कर देंगे साहब। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 400। ठीक है, 400 आ गया। अब देखो दोनों वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की भी है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी की भी है। तो देखो इसकी है 20 है ना, 400 इसकी आ गई। तो देखो यार इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 × 10⁻²। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यार अगला क्वेश्चन है नीट 2013 का। ठीक है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। हमको क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है कितनी 9.54 और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, कितनी साहब, देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 238। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 238
ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी 9.54 और अल्फा पूछा है। तो देखो बहुत ही आसान है, देखो यार, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है आसान सा, ठीक है, लगा दो यार, ठीक है, डिवाइड करेंगे हाँ 9.54 को किसे 238 से, ठीक है, तो यार आंसर आ जाएगा। देखो और परसेंटेज में बात की जा रही है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 4 के आसपास आ जाएगा 4%, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था केवल, ठीक है। एक बार वापस कर, देखो मोलर कंडक्टिविटी दे रखी थी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी दे रखी थी और अल्फा पूछा था, ठीक है। तो यार देखो ये फॉर्मूला होता है 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि परसेंटेज में पूछा जा रहा था, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया और 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, ठीक है, AIPMT 2009 में आया था। यहाँ यार देखो क्या पूछा है, डिसोसिएट कांस्टेंट यानी केसी, ठीक है। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं केसी, तो केसी बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। देखो अल्फा तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। सी भी दे रखा है क्या, देखो सी है, देखो 1/1 सी क्या है 1/32, देखो सी यानी क्या होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखो सब कुछ है, ठीक है, तो निकाल लेंगे। देखो अल्फा क्या हो जाएगा सबसे पहले तो, ठीक है। देखो यार कंडक्टिविटी दे रखी है 8, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी है 400, ठीक है। तो यार इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा साहब, देखो ये 2 ये 100 0.02 आ जाएगा, ठीक है। तो यार ये आ गया 2 × 10⁻², ठीक है। के सी बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर, सी कितना है 1/32, ठीक है, अल्फा आ ही चुका है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है यार, इसको सॉल्व कर लेना, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार वापिस देखो यार, यहाँ पूछा था डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो होता है कैसी, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम हम पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, ठीक है। ये होता है सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है, सी कितना है 1/32, ठीक है। अल्फा हम निकाल लेंगे, ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, देखो हमको क्या दे रखी है 8 क्या है साहब कंडक्टेंस है, ठीक है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी कितनी है 400, तो डिवाइड कर देंगे यार, ठीक है, आसान सा है, डिवाइड किया अल्फा आ गया साहब, ठीक है, अल्फा आ गया तो फिर यार पुट कर दिया के सी बराबर सी अल्फा स्क्वायर होता है, ठीक है। यार इस तरह से क्वेश्चन भी खत्म होता है। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से बेहतरीन वीडियो ख़त्म होता है जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे लास्ट 25 सालों के नीट के वो भी देख लिए, उनके बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी हमने सीख लिए। यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ यार कमेंट करें। धन्यवाद।